और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है मुंबई से। ये बड़ी खबर आपको बता दें, एक संदिग्ध हिरासत में लिया गया है। मुंबई पुलिस ने इस संदिग्ध को हिरासत में लिया है। एंटीलिया केस से जुड़ी हुई खबर है। दो संदिग्धों से पूछा था कि एंटीलिया का पता वो बता दें। एक टैक्सी ड्राइवर से ये पता पूछा गया था दो संदिग्धों द्वारा, और उसमें से एक संदिग्ध को गिरफ्तार कर लिया गया है। सिल्वर वैगनआर कार में ये संदिग्ध आए हुए थे। इस वक्त की बड़ी खबर मुंबई से आपको बता रहे हैं। कल ही एंटीलिया का पता कुछ संदिग्ध पूछ रहे थे। इसमें से दो संदिग्ध थे और इन दोनों के ही अब स्केचेस बनवा लिए गए हैं पुलिस द्वारा, और आगे की छानबीन अब और तेज कर दी गई है। एक संदिग्ध को फिलहाल हिरासत में ले लिया है। एक टैक्सी ड्राइवर से ये पूछताछ कर रहे थे और एंटीलिया का पता पूछ रहे थे। विवेक इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विवेक, अब किस तरह पुलिस अपनी आगे कार्रवाई कर रही है? एक संदिग्ध गिरफ्तार है और किस तरह अब छानबीन हो रही है दूसरे संदिग्ध की? देखिए शिवानी, आपको बताना चाहेंगे कि एंटीलिया के पूरे मामले में जैसे ही मुंबई पुलिस को पता चला कि कोई शख्स एंटीलिया का पता पूछ रहे हैं, उसके बाद ही मुंबई पुलिस और क्राइम ब्रांच काफी ज्यादा एक्टिव हो गई थी। उन्होंने देर रात तक एक बड़ा ऑपरेशन किया और जो सिल्वर कलर की वैगनआर का टैक्सी नंबर था, उसके नंबर के आधार पर एक शख्स को नवी मुंबई से हिरासत में लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है। दूसरा शख्स कौन था, उसको लेकर भी नवी मुंबई पुलिस की टीम और क्राइम ब्रांच की टीम आसपास के इलाकों में दबिशें दे रही है। लेकिन एक बड़ी कामयाबी बोल सकते हैं मुंबई पुलिस के लिए कि उन्होंने जो टैक्सी संदिग्ध थी उसके ड्राइवर को उन्होंने पकड़ा है, हिरासत में लिया है। अभी फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार जो टैक्सी ड्राइवर और जो उसके साथ पैसेंजर था वो एंटीलिया का पता क्यों पूछ रहा था। जी बिल्कुल, तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई से एंटीलिया का जो कल पता पूछ रहे थे उसमें से एक संदिग्ध को फिलहाल हिरासत में लिया गया है और दूसरे संदिग्ध की अब खोजबीन जारी है। कल ही एक टैक्सी ड्राइवर से इन दो संदिग्धों ने एंटीलिया का एड्रेस पूछा था, जिसके बाद तुरंत उस टैक्सी ड्राइवर ने पुलिस को फोन कर इस बात की जानकारी दी, जिसके बाद इस पूरे मामले में अब पुलिस अपने एंगल से जांच कर रही है। वहीं भोपाल के कमला नेहरू अस्पताल के बच्चा वार्ड में आग लगने से 4 बच्चों की मौत की खबर है। कमला नेहरू अस्पताल की तीसरी मंजिल पर बने बच्चा वार्ड में आग लग गई, जिसमें झुलसकर 4 बच्चों की मौत होने की खबर है। खासी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया गया। हालांकि आग के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है और इस दौरान वहां भर्ती बच्चों को निकालकर दूसरे स्थान पर भेज दिया गया है, लेकिन 4 बच्चों को नहीं बचाया जा सका। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हादसे पर दुख जताया। वहीं मंत्री विश्वास सारंग ने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। मंत्री विश्वास सारंग के अनुसार 40 बच्चे वार्ड में थे, इनमें से 36 सुरक्षित हैं। नाराज इसी बीच बच्चों के रिश्तेदारों ने अस्पताल पहुंचकर हंगामा भी किया। बच्चे हैं ऊपर और 3 घंटा से इंतजार कर रहा है, हाथ जोड़ रहा है, भैया एक जने चल जान दो, हमारे बच्चे बाहर हुए और नहीं तुम नहीं जान दे रहे तो बच्चों हमें बता दो। रो रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे? बता दो हमें बच्चे कहाँ, बच्चे अच्छा फोटो मोबाइल में फोटो दे दो हमें। हमारे तो एक बच्चे में जिनके सब औरतों के बच्चे, सबका बच्चा है, वो में तो 50 होंगे। नहीं जब हम नहीं थे, हम नहीं भैया जब घर में ना दिखा रहे हैं, ना अलाउ कर रहे ना दिखा रहे हैं, किसी को ना अलाउ कर रहे ना दिखा रहे। एक बच्चे को कम से कम उसका तस्वीर दिखा दे, ऊपर से संतुष्टि दे दे, ताकि हमें वो हो जाए कि नहीं हमारे बच्चे सुरक्षित है। कम से कम कोई तो सजेशन दे। या 4 घंटे से परेशान हो रहे हैं, 4 घंटे के अंदर कोई रीजन नहीं आ रहा है। सरकार कुछ नहीं कर रही है, ना कोई कुछ कर रहा है, किसी का कोई भी वो नहीं है, बस सिवाय दबाव के अलावा। सर ये 3-4 घंटे हो गए हम लोग यहाँ बैठे हुए, रो रहे हैं, तड़प रहे अपने बच्चे के लिए। यहाँ पर कल लाए थे हम लोग उसको 2 बजे करीब, लेकिन वो अच्छा था। लेकिन आप बोल रहे कि वो है ना, पहले हमने बोला कि सर आग लग गई थी तो हमें हमारे बच्चे बताओ। पहले नीचे नाम आया था हमारे बच्चे का, तो बोले सोनाली का बच्चा नीचे। जब हम आए तो वहाँ पर है ना वो चिट विट हटा रही थी वो मैडम है, फिर बोले कि यहाँ पर नहीं है ऊपर है। फिर ऊपर गए, फिर ऊपर से नीचे भेजा, बोले नहीं नीचे तुम्हारे बच्चे, फिर तुम्हारा बच्चा मर चुका है। देख के गया था, मैं सही था, खाना लेने गया, वहाँ से आया तो 12-1 बजे तक तो वो अंदर ही नहीं जान दिए पुलिस प्रशासन ने। 12-1 बजे के बाद ले गई मैडम ऊपर नीचे 2:30 बजा दिया। 2:30 बजे कहती हैं कमजोर था आपका बच्चा, इसके मारे मर गया। जबकि आग लगने के कारण भागा दौड़ी में जो बच्चों की अदला बदली इधर उधर करा, उसमें उनकी डेथ हो गई बच्चे की, और बता रहा है कि सिर्फ 4 लोगों की मौत हुई है।
4 बच्चों की मौत हुई है, जबकि हमारे बच्चे कहाँ गए? फिर हमारे बच्चों की तो कोई मौत का बता ही नहीं रहे। वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया कि भोपाल के कमला नेहरू अस्पताल के चाइल्ड वार्ड में आग लगने की घटना दुखद है। इस वार्ड में बचाव कार्य तेजी से जारी है। प्रशासन की टीम और बचाव कर्मी मौके पर हैं। घटना पर मेरी लगातार नजर है। और भोपाल के कमला नेहरू अस्पताल से इस वक्त मनोज शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। मनोज, आपसे अपडेट लेना चाहेंगे, इस वक्त की ताजा स्थिति क्या है वहां पर और आधिकारिक आंकड़े क्या कह रहे हैं? क्योंकि 4 बच्चों की मौत की खबर है, 36 सुरक्षित बचा लिए गए हैं, लेकिन फिलहाल जो आंकड़े सामने आ रहे हैं क्या कह रहे हैं वो? 4 बच्चों की मौत की खबर तस्दीक की गई है सरकार की तरफ से, लेकिन यहाँ पर अस्पताल के सामने भोपाल के कमला नेहरू अस्पताल, हमीदिया अस्पताल, सबसे बड़ा सरकारी सेक्टर का अस्पताल, उसके सामने जो बदहवासी है, रात की जो घटना है, उसकी घटना की बदहवासी अभी तक खत्म नहीं हुई है। मेरे सामने अभी पूजा है, मैं पूजा से उनके बच्चे के बारे में पूछता हूँ। पूजा, आपका बच्चा यहाँ पर एडमिट था? हाँ एडमिट था, 5 दिन हो गए आज आईसीयू में, वो कांच में है। हाँ, अभी आप अपने बच्चे को देखकर आ चुकी है, आपका बच्चा सुरक्षित है? अभी कुछ देखने ही नहीं दे रहे, बोले 10 बजे के बाद आना, अभी नहीं आना, बाहर जाओ। कल रात में आग लगी थी, उस वक्त आप कहाँ थे? हम तो यही थे, यही बैठे हुए थे भाभी के पास। ये भाभी भी यहाँ पे ही है। दूध लेके गया था सर, में देखो बचाने गया था। बच्चे को दूध लेके बाहर आईसी वार्ड के बाहर बैठा था। ये देखो, और इसने जैसे ही सुना आग आगे अंदर घुस गया। इसने भी 2-4 बच्चों को बचा। और हमारा बच्चा कहाँ गया कहाँ नहीं, ये अभी हमको नहीं मालूम पड़ रहा है। आपके बच्चे के बारे में नहीं पता? नहीं, अभी हमारे बच्चे के बारे में नहीं कुछ पता। यहाँ पर जैसे अभी आप अपने बच्चे को देखकर आई अभी ना, तो आपका बच्चा आपको मिल गया? हाँ मिल गया, पर वो उस पर दूसरे नाम की चिट लगा दी उनने, और बच्चा हमारा ही है। हमको कह रहे हैं कि मर गया हमारा बच्चा। देखिए, ये 4 सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि 4 बच्चों की मौत हुई है, लेकिन जो अस्पताल के सामने जो बदहवासी है, लोगों का जो कंफ्यूजन है, वो अभी वाकई एक सोच का विषय है। और यहाँ पर देखिए, आप अस्पताल में जो बाकायदा ये चौकीदारी कर रहे हैं, लोग अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने बच्चों को देखना चाह रहे हैं। और अभी जो ACS है इस डिपार्टमेंट के, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी मोहम्मद सुलेमान, वो इस वक्त यहाँ पर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि वो जांच करेंगे, तो वो इस वक्त यहाँ पर जांच के लिए अंदर गए हुए हैं। फिलहाल भी स्थिति वहाँ पर चिंताजनक बनी हुई है। कल ये घटना हुई जहाँ पर 3 मंजिला ये अस्पताल है और तीसरी मंजिल में ये आग लगी। फिलहाल 36 बच्चों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। दिल्ली NCR की जहरीली हवा ने लोगों की परेशानी इतनी बढ़ा दी कि सांस लेना मुश्किल होने लगा। सर्दी की शुरुआत में पराली जलाने से दिल्ली और आसपास के इलाकों में स्मॉग छाया हुआ, जो दिवाली पर हुई आतिशबाजी के बाद बढ़ गया और दिल्ली NCR की हवा दम घोटू हो गई। दिल्ली के मयूर विहार और वहां के दूसरे कई इलाकों को तो स्मॉग की चादर ने ऐसा ढका कि सांस लेना मुहाल हो गया। वहां इतनी गहरी धुंध छाई कि दूर तक देखना भी मुश्किल हो गया। आपको दिखाते हैं मयूर विहार की, ये मयूर विहार के आसपास की तस्वीरें हैं, जहां पर आपको घना स्मॉग नजर आएगा। यही हाल आनंद विहार और इंडिया गेट के आसपास भी रहा। NCR में भी जहरीली हवा ने लोगों को परेशान किया। दिल्ली के पास गाजियाबाद हो या फिर नोएडा, हर जगह प्रदूषण खतरनाक स्तर पर रहा। ऐसे में जो लोग घर से निकले वो जहरीली हवा से जूझते रहे। तो इरिटेशन बहुत होती है पॉल्यूशन की वजह से, और ब्रीदिंग में भी प्रॉब्लम रहती है काफी, तो ये पहनना पड़ता है हमको। अनुमान है कि दिल्ली NCR के लोगों को फिलहाल राहत नहीं मिलने वाली, क्योंकि अगले कुछ दिनों तक स्मॉग ऐसे ही छाया रह सकता है। सुबह 9 बजे दिल्ली के कई इलाकों में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर रहा और आनंद विहार, रोहिणी और पंजाबी बाग जैसे इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंच गया। दिल्ली के ITO में भी एयर क्वालिटी इंडेक्स करीब 400 तक पहुंच गया। तो वहीं एयरपोर्ट के आसपास और लोधी रोड में एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार चला गया। और जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने एक बार फिर दहशत पैदा करने की पूरी कोशिश की। बौखलाए आतंकियों ने एक बार फिर बुज़दिली दिखाई। आतंकियों ने श्रीनगर में कश्मीरी पंडित के यहां काम करने वाले एक आम नागरिक की गोली मारकर हत्या कर दी। आतंकियों ने 45 साल के मोहम्मद इब्राहिम को गोलियों से भून डाला। गोली लगने के बाद मोहम्मद इब्राहिम को SMHS अस्पताल में भर्ती करवाया गया, हालांकि उन्हें बचाया नहीं जा सका। मोहम्मद इब्राहिम जिस दुकान में काम करते थे, उस दुकान के मालिक पर 27 साल पहले आतंकियों ने हमला किया था, जिसके बाद से दुकान बंद थी और पूरा परिवार दिल्ली शिफ्ट हो गया था। लेकिन 3 साल पहले दुकान के मालिक रोशन लाला मावा अपने बेटे के साथ श्रीनगर लौटे थे और बेटे संदीप मावा ने हिम्मत कर 3 साल पहले ये दुकान खोली थी। और श्रीनगर में आतंकियों की इस कायराना करतूत पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट भी किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा,
कि इब्राहिम की नृशंस हत्या निंदनीय है और मैं इसकी निंदा करता हूं। दुर्भाग्य से इब्राहिम घाटी में टारगेट किलिंग की एक श्रृंखला में सबसे नया है, खासकर श्रीनगर। अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे। और 24 घंटे के भीतर टारगेट किलिंग की ये दूसरी घटना है। इससे पहले आतंकियों ने बटमालू इलाके में तौसीफ अहमद वामी नाम के एक पुलिसकर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। आतंकियों ने तौसीफ अहमद को उनके घर के बाहर निशाना बनाया था। आतंकियों के इस हमले में वो बुरी तरह से घायल हो गए थे। फौरन उन्हें नजदीक के एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी। गुजरात के सूरत से डरा देने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां बीच सड़क पर आग की लपटों से घिरी एक कार में अचानक धमाके होने लगे, जिससे वहां हड़कंप मच गया। बताया गया कि यह आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी, जिसने उस कार के हर एक हिस्से को अपनी जद में ले लिया। आग लगी तो वहां अफरा तफरी भी मच गई। उसके इर्द गिर्द कुछ लोग इकट्ठा हो गए, लेकिन तभी कार में अचानक धमाके होने लगे। धमाके भी एक दो बार नहीं हुए, कई बार विस्फोट हुए। पहले धमाके से घबराकर जो लोग तितर बितर हुए, उन्होंने बाकी को भी आगाह किया। धमाके के बाद कार के आसपास किसी को भटकने तक नहीं दिया गया। गाड़ियों का आना जाना उस रास्ते से रोक दिया गया। इस घटना की जानकारी मिलने के बाद वहां पहुंचे फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने आग को बुझाने की कोशिश तेज कर दी। उनकी मेहनत सफल हुई और आग को कुछ ही देर में बुझा लिया गया। बताया गया कि आग लगने के बाद ड्राइवर ने भी किसी तरह कार से बाहर निकलकर खुद को सुरक्षित किया। पूनम पांडे के पति सैम बॉम्बे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पूनम पांडे ने अपने पति के खिलाफ बांद्रा पुलिस स्टेशन में मारपीट करने का मामला दर्ज कराया था। मारपीट के दौरान पूनम पांडे को गंभीर चोटें भी आई थी और वो फिलहाल अस्पताल में भर्ती हैं, जहां उनका इलाज चल रहा है। तो आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही पूनम पांडे ने अपने पति के खिलाफ मारपीट का केस दर्ज करवाया था और फिलहाल पूनम पांडे के पति सैम को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और मारपीट के दौरान पूनम पांडे को कुछ चोटें भी आई थी, जिसके बाद से वो अस्पताल में भर्ती हैं। और इस साल रिकॉर्ड तोड़ ठंड उत्तर भारत के लोगों के हाड़ कपा सकती है और इस सीजन में उत्तर मध्य और पूर्वी भारत में ठंड सामान्य से ज्यादा रहने की आशंका है। मतलब इस बार सर्दी में कड़ाके की ठंड झेलने के लिए तैयार रहना पड़ेगा और इस तैयारी के लिए वक्त भी ज्यादा नहीं बचा है। खबर है कि अगले कुछ ही दिनों में तापमान बेहद तेजी से गिरने वाला है। मौसम पर नजर रखने वाली निजी एजेंसी स्काई मेट का दावा है कि प्रशांत महासागर में बनने वाले ला नीना इफेक्ट की वजह से नवंबर के तीसरे हफ्ते तक भारत कि कुछ हिस्सों में शीतलहर आ सकती है। यानी ये हफ्ता खत्म होते होते दिल्ली के साथ पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान में न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट हो सकती है। दावा किया जा रहा है कि सुबह और शाम को ठंड काफी बढ़ जाएगी, हालांकि दिन में धूप खिली रहेगी। मानहानि के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने नवाब मलिक से जवाब तलब किया। बॉम्बे हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक को नोटिस जारी किया और समीर वानखेड़े से जुड़े मानहानि केस में 9 नवंबर तक जवाब दाखिल करने को कहा। ये याचिका समीर वानखेड़े के पिता ने दायर की थी। गुजरात के गांधीनगर में 3 बच्चियों के रेप के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस आरोपी पर इल्जाम है कि उसने रेप के बाद एक बच्ची की हत्या भी कर दी और उसने अपने गुनाह कबूल किए। हमें इसके लिए काफी एविडेंस भी मिले। फिल्म चंडीगढ़ करे आशिकी का ट्रेलर जारी कर दिया गया। आयुष्मान खुराना और वाणी कपूर की ये फिल्म 10 दिसंबर को रिलीज होगी। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 2 गुटों के बीच हिंसक झड़प में 3 लोगों की मौत की खबर है। मरने वालों में एक इनामी बदमाश भी शामिल है। ग्रामीणों के साथ बदमाशों का झगड़ा हुआ था, जिसके बाद बदमाशों ने गोली चला दी थी। इसके बाद गुस्साए लोगों ने तीनों की पिटाई कर दी, जिससे इनकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि गांव में पंचायत के दौरान तीनों बदमाश लोगों को धमकाने पहुंचे थे और अचानक उन्होंने फायरिंग भी शुरू कर दी थी, जिसके बाद गांव वालों से इनकी झड़प हो गई। धर्मपुरा में सुबह 2 डेड बॉडी के मिलने की सूचना प्राप्त हुई, जिसपे थाना प्रभारी गिजौरा मौके पे पहुंचे और उसमें एक जो व्यक्ति है, मृत व्यक्ति है, उसकी पहचान थाना क्षेत्र के एक इनामी बदमाश के रूप में हुई, जिसके ऊपर 10,000 रुपये का इनाम था। गांव वालों द्वारा जो अभी उसमें क्लियर नहीं हुआ है कौन लोग हैं, झगड़ा होने के बाद इनकी हत्या कर दी गई। मुंबई के दहिसर इलाके से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां शिवसेना की एक नेता के कार्यक्रम में कोरोना नियम चूर चूर हो गए। नदियों की अहमियत समझाने के लिए
दहिसर रिवर फेस्ट नाम का ये कार्यक्रम हर साल दहिसर नदी के किनारे आयोजित किया जाता है और ठीक वैसे ही इस बार भी किया गया, लेकिन उसमें शामिल ये लोग भूल गए कि सबके लिए ठीक यही रहेगा कि कोरोना वायरस को ध्यान में रखकर ही इसका हिस्सा बना जाए। जो तस्वीरें वहां से सामने आई उनमें बड़ी तादाद में लोग एक दूसरे से 2 गज की दूरी बनाए बिना नाचते नजर आए। उन्होंने न सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का ख्याल रखा और न ही मास्क पहनने का। वो किसी चीज में व्यस्त दिखे तो वो थी सिर्फ नाच गाना। इस कार्यक्रम को आयोजित करने वाली शिवसेना नेता शीतल म्हात्रे खुद भी मास्क लगाए नजर नहीं आई। यूरोप के देश जॉर्जिया में जेल में बंद पूर्व राष्ट्रपति मिखाइल साकाशविली की रिहाई के लिए राजधानी टिब्लिसी में लोगों ने प्रदर्शन किया। वहां हुए जोरदार प्रदर्शन में उनके हजारों समर्थक और विपक्ष के कई नेता शामिल हुए, जो अंधेरे में हाथों में बैनर और पोस्टर लिए सड़कों पर उतर आए। इस प्रदर्शन में युवा, महिलाएं और बुजुर्ग भी दिखे, जिन्होंने झंडे लहराए और गीत गाकर अपने नेता की रिहाई की मांग दोहराई। इन प्रदर्शनकारियों ने वहां की सरकार से जेल में भूख हड़ताल पर बैठे पूर्व राष्ट्रपति को तुरंत रिहा करने की मांग की। Our plan is a peaceful struggle against this pro-Putinist criminal government. इस मार्च के दौरान किसी भी अनहोनी से निपटने के लिए वहां बड़ी संख्या में सुरक्षा बल के जवान भी तैनात दिखे। कंगना रनौत और अदनान सामी समेत कई हस्तियों को पद्म पुरस्कार दिए गए। राष्ट्रपति भवन में साल 2020 के लिए पद्म सम्मान दिए गए। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण जेटली और सुषमा स्वराज को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। ये सम्मान इनके परिवार ने हासिल किया। साथ ही इस मौके पर राष्ट्रपति ने पीवी सिंधु और भारतीय हॉकी टीम की कप्तान रानी रामपाल को पद्म भूषण पुरस्कार दिया, जबकि कंगना रनौत और अदनान सामी समेत कई हस्तियों को पद्मश्री पुरस्कार दिए गए। क्रूज ड्रग्स पार्टी के केस की जांच एनसीबी की विजिलेंस टीम ने शुरू कर दी। जांच टीम की अगुवाई डीडीजी विजिलेंस ऑफिसर ज्ञानेश्वर सिंह कर रहे हैं। अपनी टीम के साथ ज्ञानेश्वर सिंह क्रूज ड्रग्स केस से जुड़ी कई जगहों पर पहुंचे। क्रूज टर्मिनल पर विजिट करने के बाद एनसीबी की विजिलेंस टीम इस वक्त जो है बाहर निकल रही है। आप देखिए कि ये सामने गाड़ी जो आपको दिख रही है, इसमें डीडीजी ज्ञानेश्वर सिंह जो विजिलेंस टीम के हेड हैं, वो इस वक्त जो है यहाँ से निकले हैं। पहले ही दिन एसआईटी ने गवाह प्रभाकर साहिल को पूछताछ के लिए बुला लिया। इसके अलावा केस से जुड़े तमाम लोगों से दोबारा पूछताछ किए जाने का अनुमान है। हमारी विजिलेंस टीम दूसरी बार वही जांच के सिलसिले में आई है। हम लोगों ने विभिन्न घटना स्थलों का निरीक्षण किया, जो कि जांच के लिए आवश्यक है। संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक से एक दिन पहले सिंघू बॉर्डर पर 32 जत्थों ने मिलकर आगे की रणनीति पर विचार किया। उत्तर प्रदेश एटीएस ने अवैध धर्मांतरण के मामले में एक बड़ा दावा किया। उसका कहना है कि आरोपी उमर गौतम और मौलाना कलीम के ट्रस्ट को 100 करोड़ रुपए की रकम मिली, लेकिन वो इसके पूरे दस्तावेज नहीं दे पाए। उमर गौतम की संस्था तथा कलीम सिद्दीकी की संस्थाओं को लगभग 100 करोड़ रुपए आना ज्ञात हुआ है। सैयद मुश्ताक अली टी20 ट्रॉफी में बड़ा उलटफेर हुआ और पिछली चैंपियन तमिलनाडु की टीम को गोवा ने 7 विकेट से हरा दिया। एनसीबी अफसर समीर वानखेड़े के पिता ने नवाब मलिक के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई है। समीर वानखेड़े के पिता ध्यानदेव वानखेड़े ने ओशिवारा थाने में नवाब मलिक के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। वानखेड़े के पिता ने आरोप लगाया कि नवाब मलिक उनके बेटे की जाति को लेकर गलत आरोप लगा रहे हैं। राफाल विमान सौदे से जुड़ी कुछ नई जानकारियां सामने आई, जिन पर नई सियासत शुरू हो गई। फ्रांस की एक मैगजीन मीडियापार्ट में छपी एक रिपोर्ट को आधार बनाते हुए बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ट्विटर पर लिखा कि राफाल विमान बनाने वाली कंपनी ने एक बिचौलिए को 14.6 मिलियन यूरो यानी भारतीय रुपयों में करीब 64 करोड़ रुपए रिश्वत दी थी। उन्होंने ट्वीट में यह भी लिखा कि यह रिश्वत 2004 से 2013 के बीच दी गई, मतलब तब दी गई थी जब देश में कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए की सरकार। यह रिश्वत सुषेन गुप्ता के जरिए भारत में पहुंचाई गई थी। सुषेन गुप्ता वही कारोबारी है जिसे भारतीय जांच एजेंसियों ने गिरफ्तार किया। सुषेन गुप्ता की गिरफ्तारी पहले अगुस्ता वेस्टलैंड सौदे की जांच के दौरान की गई। फ्रांस की मैगजीन मीडियापार्ट के जिस आर्टिकल का जिक्र अमित मालवीय ने किया, उसमें यह भी दावा किया गया कि भारत की जांच एजेंसियों को भी इसकी जानकारी है। श्रीनगर के 5 वार्ड में कोरोना कर्फ्यू लगा दिया गया। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने श्रीनगर के 5 वार्ड में कोरोना कर्फ्यू लगा दिया। वहां कोरोना के मामले बढ़ने के बाद ये फैसला लिया गया। यूपी के सहारनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच एक मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में पुलिस ने 1.5 करोड़ की नशे की खेप के साथ 3 आरोपियों को पकड़ लिया।
बिहार के सीतामढ़ी में कुछ लोगों ने पुलिस हिरासत में एक आदमी की मौत का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। इस दौरान मारे गए आदमी के परिवार वालों की पुलिस से हल्की झड़प भी हुई। दावा है कि पुलिस ने मारे गए आदमी को शराब के नशे में गिरफ्तार किया था। हालांकि इस मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में एक पुलिस वाले को सस्पेंड कर दिया गया है। छठ पर्व की वजह से पटना में महात्मा गांधी सेतु पर लंबा जाम लग गया। वहाँ काफी दूर तक कतार में खड़ी गाड़ियाँ रेंगती हुई नजर आई। इंटरनेट पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है जो बिहार की शराबबंदी का मजाक उड़ाने वाला है। वीडियो के सामने आते ही विपक्ष ने नीतीश कुमार को सुशासन याद दिलाना शुरू कर दिया, क्योंकि ये वीडियो एक कार्यक्रम का है जिसमें स्टेज पर डांस चलता दिखा। स्टेज के ठीक सामने एक आदमी हाथ में एक बोतल लेकर बैठा दिखाई दिया। गाना खत्म होने ही वाला था कि बोतल लेकर बैठा शख्स खड़ा होकर स्टेज की तरफ जाने लगा। आयोजकों से अपील हुई कि गाना खत्म न किया जाए, इसलिए एक आखिरी गाना चलाने का फैसला लिया गया। विवाद इसलिए है क्योंकि ये वीडियो शराबबंदी वाले राज्य बिहार का है। बोतल पकड़े शख्स के ठीक बराबर वाली कुर्सी पर बैठा व्यक्ति विवाद के केंद्र में है, क्योंकि वो हैं राज्य में सरकार चला रही जेडीयू के नेता नूनू सिंह, जो बिहार के लखीसराय की जिला परिषद के अध्यक्ष हैं। इसलिए विपक्ष ने सरकार को घेरने में देर नहीं की। ये लोग अपने चेला चपाटियों के साथ सत्ता के संरक्षण में इस कानून का, इस शराबबंदी कानून का मखौल उड़ाते हुए नंगा नाच कर रहे हैं। लेकिन नूनू सिंह को तो वीडियो में ही खोट दिखने लगा। उसमें कोई दम नहीं है। वह वीडियो हम देख रहे हैं, बार बार देखते हैं, लेकिन उस वीडियो में कोई स्पष्ट फिगर है नहीं। नूनू सिंह दावा कर रहे हैं कि वीडियो इंटरनेट पर डालने वाले आरजेडी के नेताओं के खिलाफ वो कोर्ट में मानहानि का दावा करेंगे। क्रूज ड्रग्स केस में एनसीबी की विजिलेंस टीम ने प्रभाकर सैल से सोमवार को करीब 9 घंटे तक पूछताछ की। चीफ विजिलेंस अफसर ज्ञानेश्वर सिंह के सामने प्रभाकर सैल के बयान दर्ज किए गए। प्रभाकर सैल को आज भी एनसीबी ने पूछताछ के लिए बुलाया है। आगामी दिन में फिर उनसे पूछताछ जारी करेंगे। पूछताछ चूंकि विजिलेंस इंक्वायरी है, मैं उसके कंटेंट्स के बारे में कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन ये है कि आज इनकम्प्लीट है, कल हम लोग फिर शुरू करेंगे। थैंक यू। अमेरिका से तनातनी के बीच ईरान ने एक बड़ा सैन्य अभ्यास कर अपनी ताकत दिखाई। यह अभ्यास रणनीतिक लिहाज से बेहद अहम माने जाने वाले हॉर्मुज़ स्ट्रेट के करीब किया गया, जिसका वीडियो भी सामने आया। वीडियो में ईरान के लड़ाकू विमान जबरदस्त बमबारी करते नजर आए। आसमान से इतना बारूद बरसाया गया कि वो वीरान रेगिस्तान थर्रा उठा। वहां का आसमान लड़ाकू विमानों की गरज से गूंज उठा। एक तरफ जहां विमानों ने आसमान में अपनी ताकत दिखाई, तो वहीं जमीन से ताबड़तोड़ मिसाइलें भी दागी गईं। अभ्यास में लड़ाकू हेलीकॉप्टर और ड्रोन भी शामिल किए गए, जो आसमान में अपना दमखम दिखाते नजर आए। ईरान के इस अभ्यास में जमीन, आसमान और पानी तीनों जगहों से हमला करने का अभ्यास किया गया। जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने एक बार फिर दहशत पैदा करने की कोशिश की है। बौखलाए आतंकियों ने एक बार फिर बुजदिली दिखाई है। आतंकियों ने श्रीनगर में एक कश्मीरी पंडित के यहां काम करने वाले एक आम नागरिक की गोली मारकर हत्या कर दी। आतंकियों ने 45 साल के मोहम्मद इब्राहिम को गोलियों से भून डाला। गोली लगने के बाद मोहम्मद इब्राहिम को एसएमएचएस अस्पताल में भर्ती करवाया गया, हालांकि उन्हें बचाया नहीं जा सका। मोहम्मद इब्राहिम जिस दुकान में काम करते थे, उस दुकान के मालिक पर 27 साल पहले आतंकियों ने हमला किया था, जिसके बाद से दुकान बंद थी और पूरा परिवार दिल्ली शिफ्ट हो गया था। लेकिन 3 साल पहले दुकान के मालिक रोशन लाल मावा अपने बेटे के साथ श्रीनगर लौटे थे और बेटे संदीप मावा ने हिम्मत कर 3 साल पहले ये दुकान खोली थी। वहीं श्रीनगर में आतंकियों की इस कायराना करतूत पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने भी ट्वीट किया। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा कि इब्राहिम की निशान से हत्या निंदनीय है और मैं इसकी निंदा करता हूं। दुर्भाग्य से इब्राहिम घाटी में टारगेट किलिंग की एक श्रृंखला में सबसे नया है, खासकर श्रीनगर। अल्लाह उन्हें जन्नत में जगह दे। वहीं 24 घंटे के भीतर टारगेट किलिंग की यह दूसरी घटना है। इससे पहले आतंकियों ने बटमालू इलाके में तौसीफ अहमद वानी नाम के एक पुलिसकर्मी की गोली मारकर हत्या कर दी थी। आतंकियों ने तौसीफ अहमद को उनके घर के बाहर निशाना बनाया था। आतंकियों के इस हमले में वो बुरी तरह से घायल हो गए थे। फौरन उन्हें नजदीक के अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी। तमिलनाडु के चेन्नई में हुई जोरदार बारिश से हालात बिगड़ गए। बताया गया कि वहां 2015 के बाद इतनी बारिश हुई जिसकी वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए और प्रशासन को अलर्ट जारी करना पड़ा, क्योंकि चेन्नई के कई इलाकों में बारिश का पानी जमा होने से सड़कें ही दिखना बंद हो गईं। गाड़ियों का चलना भी मुश्किल हो गया। पानी भरने से लोग घरों में ही कैद हो गए। जिनके लिए बाहर निकलना मजबूरी थी, वो भी घुटने भर पानी से होकर ही अपनी मंजिल तक पहुंचे।
for the past 3 days it's difficult for us to get the essential items like milk, everything. If we go to some other shops also that's not available. शहर के निचले इलाकों में तो हालात और भी खराब दिखे। वहाँ कुछ जगहों पर 4-5 फीट तक पानी भर गया। अंडरपास तो नहरों में तब्दील हो गए। इतना पानी भर गया कि उन्हें बंद करना पड़ा। हालात बिगड़ते देख राहत बचाव की टीमों को लोगों की मदद के लिए मैदान में उतार दिया गया। मुख्यमंत्री एम के स्टालिन खुद भी सड़कों पर उतरे और हालात का जायजा लिया, ताकि बाढ़ जैसे हालात का सामना कर रहे लोगों तक फौरन मदद पहुंचाई जा सके। इस दौरान वो उन इलाकों में भी पहुंचे जहां हालात सबसे खराब बताए गए। इसी बीच मौसम विभाग की चेतावनी ने लोगों की मुश्किलें और बढ़ा दी। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिन भारी बारिश की आशंका जताई और लोगों से सावधान रहने की अपील की। 10 तारीख और 11 तारीख को तमिलनाडु और राजधानी साउथ आंध्र प्रदेश में हेवी टू वेरी वेरी रेनफॉल फ्यू प्लेसेस में हो सकता है। सिर्फ चेन्नई नहीं, पुदुचेरी भी मौसम की मार से बेहाल नजर आया। वहां भी लगातार भारी बारिश की वजह से ज्यादातर इलाकों में पानी भर गया और सड़कें नहरों की तरह दिखने लगी। श्रीनगर के 5 वार्ड में कोरोना कर्फ्यू लगा दिया गया। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने श्रीनगर के 5 वार्ड में कोरोना कर्फ्यू लगा दिया। वहां कोरोना के मामले बढ़ने के बाद ये फैसला लिया गया। यूपी के सहारनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच एक मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में पुलिस ने 1.5 करोड़ की नशे की खेप के साथ 3 आरोपियों को पकड़ लिया। बिहार के सीतामढ़ी में कुछ लोगों ने पुलिस हिरासत में एक आदमी की मौत का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। इस दौरान मारे गए आदमी के परिवार वालों की पुलिस से हल्की झड़प भी हुई। दावा है कि पुलिस ने मारे गए आदमी को शराब के नशे में गिरफ्तार किया था। हालांकि इस मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में एक पुलिस वाले को सस्पेंड कर दिया गया है। छठ पर्व की वजह से पटना में महात्मा गांधी सेतु पर लंबा जाम लग गया। वहां काफी दूर तक कतार में खड़ी गाड़ियां रेंगती हुई नजर आई। दिल्ली के संकट का असर पड़ोसी राज्यों में नहीं दिखाई दे रहा। हरियाणा और यूपी में सख्ती के बावजूद किसानों ने पराली जलाई, जिससे राजधानी की परेशानी और बढ़ गई। लेकिन हरियाणा और यूपी के कुछ शहरों में किसानों ने इसकी जरा भी परवाह नहीं की। यूपी का मुजफ्फरनगर भी उनमें एक है, जहां कुछ किसान खेतों में पराली जलाते हुए दिखाई दिए, जिसके बाद उससे इतना काला धुआं उठा कि सांस लेना मुश्किल हो जाए। खेतों के अलग अलग हिस्सों में किसान पराली जलाते रहे और हवा को जहरीला बनाने वाला धुआं आसमान में उड़ता रहा। इस बारे में किसानों से वजह पूछी गई तो उन्होंने अपनी मजबूरियां गिनवा दी। कैसा ट्रैक्टर चलेगा इस पर, इतनी पुराल पर? इसे ले जाकर कहाँ गिरेगा? सड़कों पर गिरेगा। ऐसा ही हाल हरियाणा में दिखा। हरियाणा के कैथल में भी खेतों से लपटें उठती हुई दिखी। धान की फसल की कटाई के बाद खेत में बची पराली को जलाने में किसानों को जरा भी डर नहीं लगा। बताया गया कि ये धुआं हरियाणा को पार करते हुए दिल्ली तक पहुंचता है और दिल्ली के लोगों का सांस लेना भी मुश्किल कर देता है। और उत्तराखंड के हरिद्वार से कुछ हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां बीएसपी की एक बैठक में कुछ कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए और बताया गया कि हरिद्वार की एक विधानसभा सीट पर टिकट की दावेदारी के लिए पार्टी के 2 गुट आमने सामने आ गए, जिसके बाद पार्टी की ये बैठक जंग का अखाड़ा बन गई। वहां अचानक अफरा तफरी मच गई और लोग एक दूसरे पर कुर्सी फेंकते हुए दिखे। हंगामा बढ़ा तो बैठक में शामिल कई लोग बाहर भागते हुए नजर आए। लेकिन चंद मिनट बाद पार्टी का झगड़ा भी सड़क पर पहुंच गया। वहां भी अपनी बात मनवाने के लिए 2 गुटों में बटे पार्टी के कार्यकर्ता कुर्सी लहराते हुए दिखे। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव पर चर्चा के लिए बीएसपी ने ये बैठक बुलाई थी। कानपुर में जीका वायरस के लगातार बढ़ते कहर के बाद केंद्र सरकार भी हरकत में आ गई, क्योंकि कुछ ही दिनों में जीका मरीजों की संख्या 91 हो गई। लेकिन अच्छी बात यह रही कि बीते 24 घंटों में जीका का कोई नया मरीज नहीं मिला। इसकी वजह प्रशासन की मुस्तैदी माना गया, जिसने मच्छरों की रोकथाम और मरीजों की पहचान के लिए अभियान चलाए। राजस्थान में वैट नहीं घटाए जाने से पेट्रोल पंप वालों को नुकसान हो गया। हरियाणा में सस्ता पेट्रोल और डीजल मिलने की वजह से राजस्थान के लोग भी तेल भरवाने के लिए हरियाणा पहुंचने लगे, जिससे राजस्थान के ज्यादातर पेट्रोल पंप पर सन्नाटा पसर गया और वो ग्राहकों के लिए भी तरस गए। राजस्थान के पेट्रोल पंप पर सन्नाटा बॉर्डर पे और हरियाणा के पेट्रोल पंप पर बाहर। वैट कम होने के बाद हरियाणा में राजस्थान के मुकाबले पेट्रोल करीब 17 रुपए, जबकि डीजल करीब 10 रुपए सस्ता मिल रहा है। इतना अंतर होने की वजह से बॉर्डर के करीब रहने वाले लोगों ने राजस्थान में पेट्रोल भरवाना ही बंद कर दिया। 17 रुपए का सीधा 1 लीटर पे, और मेरी टंकी अभी रिजर्व में फुल करवा के ले जाऊंगा, 8 लीटर कम से कम आएगा। लेकिन कीमतों में अंतर का खमियाजा राजस्थान के पेट्रोल पंप मालिकों को भुगतना पड़ा है और वो सरकार से मदद की गुहार लगाने को मजबूर हो गए। 1200 पेट्रोल पंप आज के दिन बॉर्डर के ये जो राजस्थान के बंद हो चुके हैं। बंद के यानी कगार पे, कभी भी बंद हो सकते। इंग्लैंड के क्रिकेटर जेसन रॉय चोट की वजह से T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो गए।
प्रधानमंत्री मोदी ने महाराष्ट्र के पंढरपुर को बड़ी सौगात दी। उन्होंने वहां के लिए 2 नेशनल हाईवे के विस्तार की परियोजना का ऑनलाइन शिलान्यास किया। हिमाचल प्रदेश कैबिनेट ने तीसरी से 7वीं क्लास के लिए स्कूल 10 नवंबर से खोलने का फैसला लिया। साथ ही पहली और दूसरी के लिए स्कूल 15 नवंबर से खुल जाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बताया कि ऑस्ट्रेलियाई टीम अगले साल मार्च में पाकिस्तान का दौरा करेगी। 24 साल में ये पहला मौका होगा जब ऑस्ट्रेलिया की टीम वहां सीरीज खेलने जाएगी। इस दौरान ऑस्ट्रेलिया वहां टेस्ट, वनडे और T20 सीरीज खेलेगी। वहीं पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां महिला का बैग छीनकर भाग रहे आरोपी को एक पुलिस वाले ने पकड़ लिया और उसे बेरहमी से पीटा। इस वीडियो के वायरल होने के बाद कोलकाता के पुलिस कमिश्नर ने उसे सस्पेंड कर दिया, क्योंकि जो वीडियो सामने आया उसमें वो पुलिस वाला उस आरोपी के सीने पर पैर रखे दिखाई दिया। सड़क पर गिरा आरोपी बार बार उठने की कोशिश करता हुआ नजर आया, लेकिन वो पुलिस वाला था कि कभी उसे लात मारता दिखा तो कभी उसके सीने पर पैर रखकर उस आरोपी को कुचलता हुआ दिखाई दिया। दिल्ली में छठ व्रत करने वाली महिलाओं ने यमुना